नमस्कार दोस्तों, मैं फनी शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट। काफी वक्त निकल चुका है, हम लोग शुरुआत कर चुके थे। स्क्वायर कंप्लीट पढ़ चुके हैं, यानी कि वर्ग के बारे में जितनी भी नॉलेज थी हम लोग ले चुके हैं। कुछ वैसा ही सिनेरियो रहने वाला है रेक्टेंगल का, यानी कि आयत का। स्क्वायर के सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। आज की कहानी में वही तराना मैं गाने वाला हूँ जैसा कि मैंने आपको स्क्वायर में सिखाया था, और वही सारी बातों से आपको रूबरू कराऊंगा जो कि हमने पढ़ी थी ज्योमेट्री में। यानी कि ट्राइंगल्स में जो भी चीजें, जो भी कॉन्सेप्ट्स है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। वहां पे जो पहले दिन मैंने ज्योमेट्री के पहले दूसरी वीडियोस में आपको एंगल समझाए थे, वही एंगल्स आपको लास्ट तक काम आने वाले हैं। जो आपको मैंने ट्राइंगल पढ़ाया है उसी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब आपके काम आने वाले हैं। उन सब चीजों को लेके आइए, समझते जाइए। कहीं भी आपके दिमाग में डाउट्स नहीं रहने चाहिए। कोई भी आपको लगता है, कोई भी पॉइंट आपको ऐसा है, फील आ रहा है इसको और समझने की जरूरत है, या हमें कहीं दिक्कत आ रही है, आप लोग मुझे कमेंट करके तुरंत बताएं। अपना रेस्पॉन्स आप जो है कि उसको जाहिर कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम जो है कि रेक्टेंगल यानी कि आयत शुरू करेंगे। बिना वक्त को जाया किए हम लोग कुछ छोटे वीडियोस बनाने वाले हैं, 20 से 25 मिनट या 30 मिनट के, तो ताकि हम लोग नंबर ऑफ वीडियोस जो है उसमें स्पेशली टॉपिक वाइज आगे बढ़ सकें। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ से शुरुआत करते हैं कि रेक्टेंगल जो है कि आयत की कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है। बचपन का वो दौर जब हम लोग पढ़ते थे आयत के बारे में, यानी रेक्टेंगल के बारे में, तो कुछ बातें याद आ रही है। लंबाई इंटू चौड़ाई, ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस में चौड़ाई, कुछ इस तरह की बातें थी। ये तो रट के तो मैं आपके सामने बोल नहीं रहा हूँ, ये तो वही सब चीजें हैं जो 8th क्लास में हम लोग को पास होने के लिए जरूरत पड़ती थी, है ना। वो फील्ड बुक टाइप का कुछ बनता था हमारे पास में। अब बात है सर, रेक्टेंगल में आपने बताया कि आयत का मतलब हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई। आज आप किसी भी मकान को बनाने जाते हैं, उसकी दीवारें जब आप नापते हैं, वो आता है भाई आपने जो है कि दीवारें बना दी, प्लास्टर कर दिया, कितना खर्चा आने वाला है। वो स्टेप से लेके फटाफट से नापेगा, साहब इतनी तो लंबाई होगी, इतने फीट आपकी चौड़ाई होगी, आपका एरिया इतना बन गया, और मैं एक एरिया फीट स्क्वायर का इतना पैसा लेता हूँ, तो आपकी टोटल एरिया में इतना पैसा लग जाएगा। यही कुछ अंदाज होता है एरिया निकालने का। किसी भी कंस्ट्रक्शन में या किसी भी हम मेजरमेंट करते हैं तो वहां पर लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उस तरह से कुछ एरिया बनता है। तो वो कहानी जनरली कहाँ बन जाती है? आयत में, यानी कि रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल को फिर मैं शुरुआत करता हूँ लंबाई और चौड़ाई से। सर ये अलग अलग होते हैं इसलिए मैं लंबाई और चौड़ाई बोल रहा हूँ, वरना स्क्वायर की तरह इसको मैं भुजा भी बोल सकता, यानी कि साइड भी बोल सकता था। समझ पा रहे हैं? मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि सभी लोगों के पास में नोट्स हैं, बिल्कुल ब्लैंक कॉपी। आपने जो शुरुआत की थी, जहां पे आपने ज्योमेट्री के नोट्स लिख रखे हैं, वहां पर ही हम लोग 1 या 2 पेज हमेशा छोड़ दिया करो टॉपिक के बाद में। हमेशा जो कहता हूं उसको हमेशा ही फॉलो किया करो, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए रेक्टेंगल। सर लंबाई और चौड़ाई की हम लोग बात कर रहे हैं, दो अलग अलग भुजाएं इसमें होने वाली हैं। दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई की, यानी कि आमने सामने की भुजाएं जो है कि बराबर होती हैं। ये लंबाई हमने L मान ली है, इसकी विड्थ जो है कि B है। ऊपर वाली लंबाई भी हमारे पास में L हो जाएगी, सेम ये B हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि सर इसमें अगर आप एंगल नहीं बताएंगे कि यहाँ पे एंगल कितना है, तो ये थोड़ा भी शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज बोला जाएगा। लेकिन सर हम तो पढ़ किसको रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आयत के बारे में। तो बिल्कुल दिमाग में बना लीजिए, ये क्या बनेगा? 90 डिग्री, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर, और सारे कोण जो है कि अगर 90 डिग्री के बन जाते हैं, तो उन सभी डायग्राम्स को हम लोग आयत की श्रेणी में, यानी कि उन कोऑर्डिनेटर्स को, यानी कि चतुर्भुज को हम लोग क्या मानेंगे दोस्तों? आयत। ठीक है सर, ये भुजा हो गई। अब कुछ नया सर इसमें, मतलब नया तो बहुत कुछ है, आप करते रहिए, सोचते जाइए कि मैं कौन सी स्टेप लेके आ रहा हूँ। जैसे मैं कुछ नया बताऊं तो आपको फील आने चाहिए। हाँ सर, ये देखो दोस्तों कि मैं ए को अगर सी से मिला देता हूं, ये लीजिए, ए को अगर सी से मिलाते हैं तो आपको जो एसी है इसको बोला जाएगा दोस्तों विकर्ण। विकर्ण का मतलब हो गया डायगोनल, ठीक है। अच्छा, दो नहीं है, एक है, चलो। अच्छा, हम लोग पता है सर एक और बन सकता है। मेरा एक और डायगोनल बनेगा, वो है कि डी से आप शुरू कर दीजिए और बी पे चले जाइए। अच्छा भाई, मान लीजिए पॉइंट जो है कि ओ पे काट रहे हैं। जी सर, अगर हम लोग डायगोनल की बात कर रहे हैं तो यहां से बीडी जो है इसको भी हम लोग क्या मानेंगे? ये भी हमारे पास में विकर्ण है, और इसको भी हम लोग जो है कि डायगोनल माना जाएगा। अच्छा, विकर्ण हमारे पास में, ये समझ में आया सर, आयत के दोनों विकर्ण होते हैं। क्या आप लोग इस बात को मान सकते हैं जी एसी जो है कि बीडी के बराबर होगा? कि सर आप कह रहे हो तो मानेंगे, हमें नहीं समझ में आया कि बराबर क्यों होगा। सर एक तरीका तो है मानने का, क्या सर दिख रहा है, ऐसे गाड़ी चलाई, यहाँ पहुंच गए, फिर दोबारा यहाँ पहुंच गए, सर इतना ही टाइम लगा, पहुंच गए ना बराबर बराबर, इसलिए बराबर हो सकता है। मैं ऐसा नहीं, और कोई तरीका बताओ कि सर ऐसे कैसे कर पाएंगे। मैं कहा आप बताइए, कुछ ऐसा जुगाड़ आपके पास में है कि आप दोनों विकर्ण को बराबर कर सकें। ये तो हमने स्क्वायर में भी किया था, वहां पे मैंने 45 डिग्री का एंगल आपको बताया था ना, उस तरह से कर लो, वरना 90 का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। अच्छा जरा देखो, एक बार कोशिश करते हैं हम लोग ट्राइंगल ए बी डी में।
देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वीडियो जो है कि आपको इंप्रेस करने के लिए नहीं है, ये कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है आपकी प्रिपरेशन के लिए, इसलिए यहाँ पर जो है कि बहुत मुश्किल से वक्त निकाल के यहाँ पे आपके लिए लेके आ रहा हूँ मैं। इसको पढ़िए और ये बात बार बार कमेंट करके मत पूछो कि सर ये मेंसुरेशन मेंस लेवल तक के लिए काम आएगा नहीं आएगा, या सर हम कैट के एग्जाम के लिए कर सकते नहीं कर सकते। भैया ये पहली नींव है, जब किसी मकान को बनाने के लिए आप लोग जो है कि नींव की खुदाई करते हो, जमीन खोदते हो, वहां से आप जो है कॉलम खड़े करते हो, तो बेसिक चीजें ये हैं। यहाँ से आपको कितनी बड़ी इमारत बनानी है वहां से बना लीजिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इस तरह में क्वेश्चन पूछ के वक्त को जाया मत करो, चीजें लगातार चलते रहने दो। जैसे कि यहाँ पर आ गया AC बराबर BD, मैंने आपको पहले दिन कहा था ज्योमेट्री में अपने आप से पूछो कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, आप अगर उसका आंसर दे पा रहे हैं तो आपको ज्योमेट्री समझ में आ रही है। सिंपल सा फंडा है, कोई नई चीज नहीं है। अच्छा बताओ, ABD ट्राइंगल हमने ले लिया है, और ट्राइंगल जो है कि मैं ABC भी लेना चाह रहा हूं। अच्छा ABD और ट्राइंगल और ABC को हम सर्वांग सम प्रूव कर सकते हैं क्या, कि सर कैसे कर सकते हैं? मैं कहा एल तो जो है कि कॉमन हो गई इस वाले ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में। अच्छा B और B भी इक्वल हो गए। अब आप देखो, जो स्क्वायर में किया था मैं 45 से कर लिया, आप वहां पे चाहे तो वहां भी 90 से कर सकते हैं, क्योंकि 90 हमको गिवन है, ये 90 डिग्री एंगल होगा। इसका मतलब कि RHS नियम के तहत हम लोग ये भी बोल सकते हैं, RHS लगा देंगे इसमें, या फिर हम लोग इसको जो है कि रूल बनाइए SAS, कोई फर्क नहीं पड़ता, SAS का एक पार्ट है। इसमें हमारे पास में हाइपोटेन्यूज नहीं आया ना, कि नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक एंगल है दो साइड्स हैं, एक एंगल है दोनों साइड से बराबर है, मतलब कि SAS नियम के तहत ये ट्राइंगल जो है कि कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में बाय CPCT बाकी सारे एंगल्स बराबर, बाकी सारी साइड्स बराबर सॉरी। अच्छा ऐसा क्या सर? मैंने कहा हाँ भाई, तो मतलब सर अगर मैं इस एंगल को अल्फा बोलता हूं तो क्या इस एंगल को मुझे अल्फा बोलना पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल बोलना पड़ेगा। इस एंगल को मैं बीटा बोलता हूं, ये मान लीजिए अगर बीटा बोल दिया तो सेम इस एंगल को मुझे क्या बोलना पड़ेगा? बीटा बोलना पड़ेगा। अच्छा इससे एक बात कंफर्म होगी, 90 है मतलब ये बीटा है ये अल्फा है, इस वाले ट्राइंगल में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री, ये बात भी है। लेकिन सर आप क्या बोलना चाह रहे थे? मैंने कहा मैं तो कहानी लेके गया था CPCT पर, और अगर CPCT यह होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, मतलब कि संगत त्रिभुजों के, सर्वांग त्रिभुजों के जो है कि संगत भाग वो बराबर होते हैं, होना ही है यार, वो हाथी वाली कहानी बताई थी आपको मैंने, उस तरह से ये सब बराबर होंगे। तो बची हुई साइड्स जो है, कौन सी साइड? जो कि विकर्ण है, यानी कि AC जो है कि BD के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग बात? अच्छा भाई सर, फिर तो हम लोग एक और चीज यहां से समझ पा रहे हैं कि सर आप जो है कि ये दो जो डायगोनल्स हैं हमारे, ये बता दीजिए सर 90 पे काटेंगे क्या? मैं कहा 90 पर क्यों काटेंगे? अब 90 पे काटने के लिए आपको ये बोलना पड़ेगा कि क्या ये वाला एंगल भी मेरे पास में, बताइए इस एंगल का वैल्यू कितना बताएंगे आप? कि सर इस एंगल की हम लोग बात करें यहां से यहां तक, कि सर ये जो एंगल है ये मेरे पास में आ रहा है, यहां देखना ये मेरे पास में कितना बन रहा है? Z सा बन रहा है, तो इस एंगल को बीटा बोला है तो इस एंगल को भी बीटा बोलना पड़ेगा, है ना? ऐसे ये एंगल बीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? बीटा। और हम लोग एक बात जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना बन रहा है? 90 डिग्री। सर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 बन रहा है, ऐसे अल्फा बन रहा है तो इसको हम लोगों ने अल्फा ले लिया, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ गई। अब मैं कुछ भी कर सकता हूं इस वाले क्वेश्चन में, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि ट्राइंगल OAD, अच्छा सर ये अल्फा है तो ये भी एंगल कितना हो गया? अल्फा। अच्छा ट्राइंगल OCB, दोनों ट्राइंगल में अल्फा 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 दो एंगल बराबर है, B बराबर है ASA रूल के तहत, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? हाँ जी सर हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल OAD और ट्राइंगल OCB, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। अगर ये सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो चुके तो बाय CPCT बाकी चीजें बराबर है, इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है कि हम लोग क्या बोल पाएंगे? इस वाले पार्ट के बराबर, ये पार्ट जो है इस वाले पार्ट के बराबर, यानी कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो चीजें हैं ये सब आपस में बराबर हो गई। तो हम लोग फिर से एक बात ध्यान रखेंगे, स्टार मार्क बना लीजिए यहां पर हमारे पास में, कि सर जो है कि डायगोनल जो है कि बाइसेक्ट करते हैं, ये आपस में काटेंगे, दोनों जो डायगोनल्स हैं आपस में इस तरह से काटेंगे जैसे स्क्वायर में है। मैं आपको आपकी सहूलियत के लिए याद करवा दूं, रोम्बस हो जाए चाहे पैरेललोग्राम हो जाए, यानी कि समानांतर चतुर्भुज हो जाए, सम चतुर्भुज हो जाए, वर्ग हो जाए, या आपका जो है कि आयत हो जाए, सभी में जो विकर्ण है यानी कि डायगोनल्स है वो हमेशा बाइसेक्ट करेंगे। ये वाला पार्ट जो है कि इस वाले पार्ट के बराबर और ये पार्ट जो है कि इस वाले पार्ट के बराबर होगा। क्या बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है आपको? नहीं तो आप लोग लगातार देखते रहिए, समझते यही चीजों को। हाँ सर ये वाली बात हुई, मतलब कि हम लोग यहाँ से पहुंच गए। सर आप तो वहां पे थे ना जहाँ पे एंगल्स आप 90 करने वाले थे, मैं कहा आप में से किसी को भी अगर ऐसा ध्यान आ रहा हो तो मुझे बता दो, क्या इस वाले दोनों एंगल में आप इसको अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हो क्या? सर अल्फा प्लस बीटा कैसे बोले? मैं कहा आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप में से कोई विद्यार्थी इस बात को प्रूव करता है कि इसके डायगोनल्स जो है कि 90 डिग्री पे काटेंगे, वो केवल एक केस हो सकता है जब ये स्क्वायर बन जाए, यानी कि ये वाली लेंथ और ये लेंथ सब बराबर हो जाए। स्क्वायर वाले केस में डायगोनल्स को 90 पे बाइसेक्ट करना पड़ेगा। बाइसेक्ट तो उनको होना ही है, यानी कि वो समद्विभाजित तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन 90 पे करेंगे नहीं करेंगे,
क्योंकि समधी भाजित होने का तरीका ये हो गया, अगर 90 पे होना है तो ये हो जाएगा। तो सर बात ये है कि इसको 90 प्रूव नहीं कर सकते। मैंने क्यों नहीं कर सकते सर? 90 प्रूव होने के लिए अल्फा और अल्फा को 45 होना पड़ेगा, वरना केस में ऐसा जरूरी थोड़ी है अल्फा 45 हो। सर जरूरी क्यों नहीं है कि भैया किसने बोला है कि अल्फा और बीटा बराबर होंगे? वो महामूर्ख आदमी होगा इस दुनिया का जिसको ये लग रहा है कि जो आयत है इसमें विकर्ण जो है कि 45 में चले जाएंगे। अरे भाई कैसे चले जाएंगे, जरा सोचो एक बार के लिए। ऐसे बना लो ना आयत, आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स हैं उसको ऐसे क्लियर करो। ये बताओ, ये बना दिया मैंने, क्या लग रहा है आपको? ये एंगल इक्वल है क्या? एक 8th क्लास का विद्यार्थी इस बात को बता सकता है कि सर ये इक्वल होंगे नहीं। ये तो देखने में समझ में आ रहा है हम लोग को। भाई ये तो बहुत सारे केसेस हैं, जितने आपके पास लेंथ और विड्थ का रेशियो बनता जाएगा, ऐसी बहुत सारी तमाम चीजें आपके सामने आती जाएंगी कि हाँ सर वो तो बहुत सारे एंगल्स है ना, कुछ भी हो सकता है 15 डिग्री हो, बाकी 75 हो, 90 बनाने के तो बहुत तरीके होता है, 30 हो, ये मेरे पास 60 हो, 45 का केस ही बन सकता है, लेकिन वो केस तो स्पेशल केस है, वो आयत का केस थोड़ी बनेगा। आयत का एक सिंगल केस जाके बनेगा, अगर वो स्क्वायर में तब्दील हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे एंगल बराबर होंगे। यानी कि आज के बाद आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें रेक्टेंगल में आपको कुछ डायगोनल देखने हैं, तो पहले ही सोच लो अगर लेंथ इनकी बराबर नहीं है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दे रखी है 5 4 3 5 6 9 व्हाटएवर, तो इस केस में डायगोनल जो है कि 45 पे तो नहीं जाएंगे। इतना तो आप लोग हमको बख्श के चलो, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। सर ये तो बात समझ में आ गई, इसका मतलब कि एक बात है, लेकिन 90 पर नहीं काटते हैं, पर नहीं काटते। चलो यहां तक बात करें। इस एंगल को अगर मैं थीटा बोल देता हूं तो थीटा जो है कि 90 डिग्री नहीं होगा। 90 डिग्री में मान सकता हूं कोई एक केस बनेगा जो स्क्वायर में तब होगा, लेकिन हम क्यों माने इस केस को? हम लोग स्क्वायर थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रेक्टेंगल। इसकी वेराइटीज ऑफ रेक्टेंगल्स बनेंगे बहुत सारी आपके पास में, जो है कि लेंथ बनेगी बहुत सारी, साइड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग शेप बन जाएगी। हो सकता है आपका रेक्टेंगल ऐसा बन जाए, कौन मना कर रहा है? होता है आपका जो है कि ऐसा बन जाए, हो सकता है स्क्वायर ही बन जाए, कौन मना कर रहा है? लेकिन हम लोग इसको नहीं, हम तो रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, ये इसका एक सिंगल केस। ठीक है सर, यहां तक सारी बातें क्लियर। क्या बोला मैंने आयत के बारे में? सर रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स बराबर, ठीक है सर 90 बनेगा। हाँ सर डायगोनल्स जो है कि इक्वल होंगे। अच्छा बाइसेक्ट करेंगे? हाँ सर बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन 90 पे करेंगे? सर जरूरी नहीं है, मतलब 90 पे तो एक ही केस बन सकता है स्क्वायर वाला। जनरली को पूछता है कि आयत के विकर्ण क्या 90 डिग्री पे काटते हैं क्या? नहीं। खत्म। चलो तो ये हमारे पास में रेक्टेंगल की शुरुआत हुई। रेक्टेंगल में दोस्तों अगला मैं हैशटैग लगाने वाला हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ध्यान रखना है कि सर ये मेरे पास में एक आयत है, जैसे कि हमने स्क्वायर में किया था उसी तरीके से मैं चीजें आपके सामने लेके आ रहा हूं। ABCD है, इसमें मैंने कहा रैंडमली कोई भी पॉइंट मान लीजिए, इसका नाम हमने रख दिया है O। सर मान लिया O को मिलाइए C से, O को मिलाइए B से, O को मिलाइए A से, ऐसे D से। अच्छा सर, तो हमने जो वहां पे आपको थ्योरी बताई थी कि कहीं भी पूरे रेक्टेंगल के अंदर एक पॉइंट हो, उस थ्योरी के तहत हम लोग इस पॉइंट की जो डिस्टेंस का रेशियो है वो आप लोग वहीं पे जाकर के, अभी 2 ही दिन हुए शायद, लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपको प्रूव करवाया था, आप सभी लोग कर सकते हैं। यहां से लेकर के इस पूरी लाइन को मिला दीजिए सेपरेटली, 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी डेटाबेस मान लीजिए, और पाइथागोरस थ्योरम आप लगातार लगाएंगे तो आपको ये बात प्रूव हो जाएगी। OA² प्लस में जो है कि OC² जो है ये हमेशा बराबर होगा OB² प्लस में जो है कि दोस्तों OD² के। ये कहानी यहां पर आकर के खत्म हो गई। ये दोस्तों क्लियर कर सकते हो ना ये लोग? हमने स्क्वायर में कर रखा है, और आप जो है कि आई बटन पे क्लिक करके देख लेना कि वहां पर जो है कि मतलब लास्ट टू लास्ट वीडियो जिसमें स्क्वायर के बारे में डिटेल्स बताइए, वहां मैंने प्रूव किया है। बिल्कुल नाराज मत होना सर, आप लोग आलस कर रहे हैं, कोई आलस नहीं कर रहा हूं, आप लोग ऐसे मान लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग x मानेंगे तो इसको भी x मान लेना, इसको y मानोगे तो इसको भी y मान लेना, इसको z मानोगे इसको z मान लेना, इसको w मानोगे तो इसको w मान लेना, सब कुछ आपके सामने है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, और जब आप 1 2 3 4 इक्वेशन बनेगी, 1 और 3 को ऐड करो, 2 + 4 को ऐड करो, तो ये सब आपके सामने ये रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, कभी आपके सामने दे रखा है ये मेरे पास में 6 है, ये मेरे पास में 5 है, ये मेरे पास में 4 है, तो ये कितना होगा हम तुरंत प्रभाव से निकाल सकते हैं। 6 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 5 का स्क्वायर प्लस में x²। क्या ये बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है क्या? नहीं है ना? याद रह जाएगा, बिल्कुल याद करते चलो, समझ में आने के बाद में इसको रट लो। सिंपल सी बात ये है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए, आप कहीं भी उलझ जाओ। जैसे मैंने आपको बताया ना 1 2 3 4, ये इसलिए बताया कि मैंने आपको स्क्वायर में पढ़ाया, एज इट इज दिमाग में चमक रहा है कि हाँ वहां पे ये किया था, x था, w था, y था, वैसे की वैसे आपको करना है। आपको प्रोसेस याद होना चाहिए, उसी को बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट मेरे जो है कि स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, रास्ता आप लोगों को मंजिल तक तभी लेके जाएगा, आपको पता हो सर इस रास्ते से मैं इतनी बार जा चुका हूं, मुझे पता है मंजिल वहां पे आएगी। ठीक है भाई लोग, चलो यहां तक क्लियर बात। दूसरी बात जो है कि वो भी मैंने इसके बारे में बताई थी, मैं आपको फिर से यहाँ पे समझाता हूँ। ये मेरे पास में जो है कि ये है आयत। इस आयत की कहानी में
हम लोग यहां से बोलते हैं सर, नाम है इसका ABCD। अच्छा सर, अब ABCD में सर आपने अगर किसी भी जगह एक पॉइंट बना दिया, मैंने मान लीजिए ये पॉइंट मेरे पास में O ही मान लो, तो O को आपने D से मिला दिया, इसको आपने A से मिला दिया, ऐसे C से मिला दिया, और यहाँ पर आपने जो है कि B से मिला दिया। सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में नोट्स बनाओ, अच्छे से लिखो, लिखते चले जाओ, वीडियो पॉज करो, समझते जाओ कि सर बात ये है कि अगर मैं इसका एरिया का नाम A1, इस क्षेत्र का नाम A2 रख देता हूँ, ये अगर मेरे पास में A3 होता है और ये मेरे पास में अगर A4 होता है, इनको थोड़ा साइड कर देंगे तो आपको थोड़ा डायग्राम में दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों उस वक्त जो लिखाया था वो चीज यहाँ पर भी वैलिड है कि A1 प्लस का A3 जो होगा ये हमेशा बराबर होगा A2 प्लस का A4, यानी अपोजिट साइड्स में जो एरियाज होंगे ट्राइंगल के उनका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो कंजर्व रहेगा। अच्छा हाँ जी, कैसे किया आपने? मैंने सिंपल सी बात है कि आप इस पूरी लेंथ को कितना मानते हो? मैंने कहा L मानते हैं। इस वाली लेंथ को कितना मानते हो? सर B मानते हैं। इसका मतलब तो इसको भी L मानते होंगे। जी सर, इसको भी कितना मानोगे? B। बिल्कुल आसान आसान बातें हैं। इसको ऊपर लेके चले जाओ, मान लो कि इसकी हाइट कितनी है H1, यहाँ से यहाँ पे आ जाओ, हाइट कितनी है H2। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ट्राइंगल OAB और ट्राइंगल OCD का कंबाइंड एरिया कितना होगा, यानी कि मेरा टारगेट है A2 प्लस में A4 की वैल्यू निकालना, तो आप सभी लोग बताएंगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो बेस कितना है इसका L, हाइट कितनी है सर H2। ऐसे ऊपर की बात करें तो बेस कितना आ रहा है L आ रहा है, प्लस में हाफ इंटू बेस, और हाइट का वैल्यू कितना है, हाइट है इसमें H1। क्या दोस्तों यहाँ से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं सर जी हाफ इंटू L अगर कॉमन ले लिया है तो H1 प्लस का H2, और हमारी किस्मत बहुत बेहतरीन चल रही है अभी, इसलिए H1 प्लस में H2 का वैल्यू सीधा कितना मिलने वाला है, B के बराबर। इसका मतलब कितना हो गया, हाफ इंटू L इंटू B। ये लो साहब, यानी कि टोटल आयत का जो एरिया है, यानी कि रेक्टेंगल का जो एरिया है उसका हाफ पार्ट तो जो है कि A2 प्लस में A4 है, तो बाकी करने की जरूरत ही नहीं है यार। टोटल का वैल्यू कितना है, A1 प्लस में A2 प्लस का A3 प्लस A4, इसका 2 को हटा दो तो बचा हुआ कितना हमारे पास में, सोल्व नहीं करना हमको। A3 प्लस का A1 जो होगा इसका वैल्यू भी कितना आएगा, हाफ ऑफ LB, क्योंकि LB क्या होता है, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया, लंबाई इंटू चौड़ाई, उसका हाफ पार्ट तेरे पास भैया, हाफ पार्ट जो है कि मेरे पास। समझ पा रहे हो आप सभी लोग कैसा चल रहा है माहौल? बराबर कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग हिम्मत देंगे तो मैं लगातार काम कर पाऊंगा। बस एक ही वजह है कि आप लोग लगातार व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं, कब मेंसुरेशन शुरू होगा, कब ये ज्योमेट्री पूरी करवाएंगे सर। तो मैं बस यूं है कि बस आप लोगों की उम्मीदें और मैंने खुद से किए गए वादे को पूरा करने आ गया हूँ। समाज में या आपके जो यूट्यूब के इस चैनल पे, सोसाइटी में, सब जगह जो कंपटीशन चल रहा है पढ़ाने का, अंधाधुंध कुछ भी पढ़ाने का, उससे परे हटके केवल मैं मेरा कर्तव्य जो है कि वो पूरा करना चाहता हूँ, इसलिए आप लोगों के सामने यहाँ पर हूँ। तो आप लोग मुझे बराबर रेस्पॉन्स देके बताइए, जो लोग लगातार जुड़े हुए हैं, केवल मैं आप लोगों के लिए ही आया हूँ, ठीक है। चलो दोस्तों, इसके बाद में सही तो बहुत बेसिक बातें हैं, यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिला है, और आगे हम लोग कहानी को लेके जाएं पर और क्या क्या हो सकता है। मैं और बात तो ये है कि आपसे मैं पूछ ले कि इसकी लेंथ कितनी होगी डायगोनल की, मेंसुरेशन का पार्ट है L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, इसका रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, इसके विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। ये वाली कहानी आपको करनी है। अच्छा भैया, अब हम लोग आगे जो है कि रेक्टेंगल में ये देखते हैं कि सर आपने एक बात तो बहुत सही बताई, मैं क्या, कि सर कोई भी रेक्टेंगल जो है इसके विकर्ण जो है बिल्कुल 45 पे नहीं जाते हैं। अच्छा सर कैसे, कि जैसे मान लीजिए आपने आयत बना लिया, मैंने ये लो सर बना लिया, क्या बना लिया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये D हो गया, ठीक है, नाम रख दो, इसका नाम L हो गया, ये L हो गया, ये मेरे पास B हो गया, ये B हो गया, सबसे अच्छी बात 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, क्या है दोस्तों। फिर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ से जी, आपने जो है कि ये तो मान लिया ना कि यहाँ से मैं अगर डायगोनल बनाऊंगा तो 45 में काट के नहीं जाएगा, मतलब कि वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। तो विकर्ण जो है कि विकर्ण एंगल बाइसेक्टर नहीं होंगे, ठीक है साहब, ये तो हो गया। अगर एंगल जो है कि विकर्ण, मतलब जो विकर्ण है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होंगे, मतलब कि यहां से जाने वाला जो डायगोनल होगा वो उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा। मैं कहा वो डायगोनल होगा ना कि हाँ, कि सर आप तो है ना मुझे वो लाइन पे लेके जाओ, मैं कौन सी लाइन, कि जो सर जाए तो 45 पे। मैं कहा भाई 45 पे जाएगी लेकिन नहीं जाएगी, वो सीधे नहीं मिलेगी, कि सर मत मिलने दो, यही तो बात है। मैं कहा चल ठीक है, अगर तुझे लगता है नहीं मिलने देना तो ये लो छोड़ो, इसका बिल्कुल मिड पॉइंट में जाएगा तो यहाँ जाएगा, ये लो साहब, यानी कि मैं इसका एंगल बाइसेक्टर बना चुका हूं, जो इस बात की शर्त पे बना है कि 45 डिग्री और 45 डिग्री, क्योंकि अगर ये 45 नहीं करोगे, आप बिल्कुल डायगोनल बनाओगे तो यहाँ चला जाएगा, और डायगोनल यहाँ पे जाएगा तो ये एंगल जो है कि 45 नहीं होगा, ये कम हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर यहां से सोचो आप कि ये जो एंगल है
इस एंगल से हम लोग जो है कि 45 डिग्री कसम खा रखी है कि सर हमने तो मान ली कि इस वाला एंगल का जो है कि आप एक एंगल बाइसेक्टर बनाया, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, बिल्कुल बीच में से डिवाइड करते हुए आप जो है कि यहां से एक लाइन बना दो। मैं चले बना दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, ये तो हमारे पास में हो गया 45 डिग्री और ये भी हमारे पास में हो गया 45 डिग्री, दोनों इक्वल हो गए भैया। ये लो, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोगों ने मान लिया, ये है मेरे पास में P। चलो आगे हम लोग बात करेंगे, सर ऐसा है कि सेम D से भी आप एक लाइन बनाओ। मगर D से अगर आप इसको यहाँ पे मिलाओगे फिर तो सर वो कुछ भी जा सकता है, हमें नहीं पता 45। मैंने कहा आपको तो लाइन वही बनानी है जो इसको 45 डिवाइड करे, मतलब कि यहां से एक लाइन आपके सामने आ जाए क्या। अच्छा सर, और मैं कहा यहां से भी आप एक लाइन ऐसे बनाइए कि सर जी 45 पर ही आनी चाहिए। ये लो साहब, ये 45 डिग्री पे आ गई, तो 45 डिग्री ये हो गया और 45 भी हो गया। ये पॉइंट मान लीजिए Q हो गया। बात यह है कि इस पॉइंट का नाम R मान लिया हम लोगों ने, इस पॉइंट का नाम S मान लिया। PQRS, इसके बारे में जानकारी दो। चलो बताइए PQRS क्या होगा, ये हमारा टारगेट है। आप देखिए, मैं एक टॉपिक और देखता हूं आपके लिए। तो भाई ऐसा है कि जो अगले क्वेश्चंस हैं, मतलब कुछ मैं आपको ऐड करना चाह रहा था इसमें कि इसी वीडियो में, वो अगले वीडियो में लेके आ जाएंगे, मैं चीटिंग करने नहीं गया था ना। चलो, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि PQRS जो है इसके बारे में हमें डिटेल्स निकालनी है कि सर PQRS क्या होगा। बात सिंपल सी है। मैं क्या सर 45 मतलब कि ये कितना हो गया 90। अच्छा ये 45 यहाँ भी होगा ना, हमने कहा 45 यहाँ भी होगा, तो 45 90 मतलब कि ये कितना हो गया 90। सर वर्टिकली अपोजिट मतलब कि ये 90। अच्छा वर्टिकली अपोजिट मतलब कि ये 90। अच्छा ये बताइए सर इस वाले ट्रायंगल में 45 मतलब कि ये कितना है सर 90। अच्छा बचाओ कितना हो गया 90। कुल मिला के बात ये है कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, PQRS में सारे एंगल कितने हो गए 90। लेकिन सारे एंगल 90 तो रेक्टेंगल में भी हो सकते हैं ना। कितनी आसान बात है यार। सारे जो एंगल है हमारे पास में कितने 90 है, तो 90 सर आयत में होते हैं, रेक्टेंगल में होते हैं। आप मुझे बताइए कि PQRS क्या होगा। ये हमारे पास में आयत की बात चल रही है, यानी कि रेक्टेंगल में हम लोग एंगल बाइसेक्टर्स को मिला दें तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा, यानी कि अंदर जो कोऑर्डिनेट बनने वाला है उसका नाम क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा सर ये वाली कहानी है क्या, मैं कहा हाँ बिल्कुल यही कहानी, कुछ भी डेटाबेस मान के कर लो आप। तो अब उसको हम खत्म करते हैं। सर ये तो है कंफर्म कि सर होगा तो या तो स्क्वायर होगा ये या फिर होगा रेक्टेंगल, क्योंकि सर 90 ऐसे थोड़ी बन जाता है। मैंने ठीक है चलो। अच्छा आपको टारगेट ये मिल चुका है कि सर ये बताओ AP का वैल्यू जो है वो BP के बराबर है क्या। सर क्या बोल रहे हैं दोबारा बताइए। मैं ये वाली साइड इस साइड के बराबर है क्या, सर बिल्कुल है। मैं क्यों सर जी दोनों एंगल बराबर है मतलब कि साइड इक्वल होंगी, फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि सर आपका जो है कि DQ की बात करें वो बराबर रहेगा CQ के। मगर ये वाली साइड भी इस वाली साइड के बराबर है, क्यों सर दोनों एंगल 45 है। अच्छा यहां तक बात समझ में आ रही है। फिर मैंने आपको ये बोला कि सर आप ट्राइंगल देखो, जैसे ये SCB है और यहां से देखो RDA है, इसमें 45 है 90 है, ये 45 है 45 और 90 है, और एक साइड जो है कि B है, इसके पास भी B है, मतलब कि अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ट्राइंगल जो है कि ARD जो होगा और ट्राइंगल जो है कि SCB जो होगा ये क्या होंगे, सर्वांग होंगे भाई, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बाकी सब चीजें बराबर होगी इसमें। अच्छा बाकी सब चीजें बराबर होगी मतलब कि सर मैं इस वाली लेंथ को मान लो कि नाम दे देता हूं 6, तो क्या ये वाली लेंथ तो वैसे भी 6 होनी है और इसका कॉन्ग्रुएंस होनी है, इसका लेंथ भी कितना हो गया 6 हो गया, इसका लेंथ भी कितना हो गया 6। ऐसे मान के चलो, जनरल चीज है, कुछ भी मान लो आप, x मान लो, y मान लो, l मान लो, k मान लो। मैंने जनरली मान ली कि ये वाली लेंथ जो है कि अगर 6 है तो ये तो 6 होनी है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी की वजह से ये 6 है तो इसको भी 6 होना पड़ेगा, और ये 6 है तो इसको क्या होना पड़ेगा 6 होना पड़ेगा। हाँ सर कॉन्ग्रुएंसी चल रही है। मैं एक बार ये बताइए, जब AP और BP बराबर थे, मतलब कि AP और हम लोग BP की बात करें ये बराबर है, तो एक बार के लिए मैं कुछ भी मान लेता हूं कि मानो कि 10 है, ये पूरा पार्ट अगर मैं एक बार के लिए दोस्तों 10 मान लेता हूं, 6 यहाँ पे चला गया तो ये 4 आएगा क्या। अच्छा AP कितना होगा सर, AP भी 10 मानना पड़ेगा, बराबर है, तो ये पूरा पार्ट अगर 10 है इसमें 6 चला गया, ये कितना आएगा 4 आएगा क्या। अगर आपके पास में एंगल 90 डिग्री आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास में एंगल 90 डिग्री आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर अगर ये मेरे पास में 5 होता है तो ये 4 होगा, ये 5 होगा 4 होगा, मतलब कि आसपास की भुजाएं जो है वो अलग अलग होंगी, आसन यानी कि एडजेसेंट साइड्स जो हैं उनकी लेंथ अलग अलग होगी तो रेक्टेंगल होगा। अगर एडजेसेंट साइड्स की जो है कि लेंथ बराबर होगी तो क्या होगा स्क्वायर होगा। इसी वजह से अगर ये 4 आ रहा है और ये 4 आ रहा है तो इसको क्या होना पड़ेगा दोस्तों, स्क्वायर। समझ पा रहे हो कि आप लोग बात कहाँ पे जा रही है, गणित बिल्कुल प्यार प्यार समझना है, हर चीज को समझना है। ये स्क्वायर होगा
क्यों होगा, ये चीजें आपके सामने हैं। 10 और 6 में कंसेप्ट में परेशान मत होना। इस पूरी लंबाई को मैं L मान सकता था, इस पूरी लंबाई को मैं भी L मान सकता था। यहाँ से मैं बोल सकता था कि इस वाले 6 की जगह इसको K मान लोगे तो ये भी मेरे पास में K हो जाएगा, ये भी मेरे पास में K हो जाएगा, ये K हो जाएगा। पूरा L है, यहाँ से तक K है तो ये कितना हो गया L माइनस का K। पूरा अगर मेरे पास में L है, ये मेरे पास में K है, ये भी कितना हो गया L माइनस K। वेरिएबल में चलो, वेरिएबल में चलो, लेकिन चलना जरूर है, चलने के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं मतलब कि आप लोग काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे हैं मास्टर फनीश का, और मैं केवल आप लोगों के लिए लगातार कोशिश करता रहता हूं और आगे भी करता रहूँगा जितना मुझे वक्त मिलेगा। अभी समय की नज़ाकत ऐसी है कि जितना भी वक्त मिलता है वो कहीं ना कहीं ऐसा कंज्यूम हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं साथ में करने के लिए, वो बोलते हैं ना 5-6 नदियाँ जो है कि एक जगह आके डेल्टा बनाती है। अभी वो डेल्टा वाला जोन चल रहा है, हर चीज़ें इसी टाइम पर हैं। वो कभी मिलेंगे फुर्सत में तो बताएंगे, लेकिन जितना भी मुझे वक्त मिलता है, घंटा भर, आधा घंटा 2 घंटे, उतने टाइम में मैं आप लोगों के लिए पूरी तरीके से अपने आप में से जितना भी मैं हूँ उसको उतार के रख पाऊँ तो मुझे खुशी होगी। और आप लोग मुझे बराबर रेस्पॉन्स कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उन लोगों तक जरूर पहुँचाइए जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।